दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई चर्चा के साथ और चर्चा का बिंदु यूपी का विधानसभा उपचुनाव है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, कई घटनाक्रम तेजी से बदले हैं कल से लेकर के आज तक, जिनके बाद पहला बड़ा सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या कादिर राणा अपने बेटे की पत्नी सुंबुल राणा को चुनाव लड़ा पाएंगे समाजवादी पार्टी से? क्या उनका टिकट बना रहेगा, बचा रहेगा, क्या टिकट बदल जाएगा? और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने जा रही है मीरापुर में। और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि जो फॉर्मूला बीजेपी ने दिया था आरएलडी को कि प्रत्याशी उनका और सिंबल आरएलडी का, क्या फॉर्मूला अभी भी टिका हुआ है? क्योंकि आरएलडी में अंदरूनी घमासान बहुत तेज हो गया है और जो उनके अपने नेता हैं, उनके जो दावेदार हैं, खास तौर पर गुर्जर और जाट प्रत्याशी जो हैं, उन्होंने जयंत चौधरी पर बहुत दबाव बना दिया है इस वक्त। तो इन सारे सवालों पर आज हम आपसे बातचीत करना जी जी। दो तीन डेवलपमेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज खास तौर पर। एक बड़ा डेवलपमेंट तो ये है कि अभी तक लगभग 50 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए हैं मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ने के लिए, और मेन पार्टी के किसी आदमी ने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि जो एक अखिल नाम के लड़के ने बुढ़ाना के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग उसके विरोध में, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के बुढ़ाना में रात में एकत्र हो गए थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद वो मसला डाइल्यूट हो गया था, लेकिन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बुढ़ाना पहुंचते हैं और वो बेहद गर्माहट भरा बयान देते हैं। वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, वो कहते हैं कि पुलिस जो है ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, वो कहते हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम करेंगे जो करेंगे 2 दिन बाद। 2 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। तो एक डेवलपमेंट ये हो जाता है इस बीच में। और दंगे के आरोपी आज पेश हुए। आज एक बड़ा घटनाक्रम ये होता है कि कोर्ट में 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा है, उसका जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया और आज कोर्ट में पेशी होनी थी उसके कुछ आरोपियों की, जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान तो पेश हुए, कई और लोग पेश हुए, लेकिन वहाँ आज सुरेश राणा जो पूर्व मंत्री हैं वो पेश नहीं हुए, प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पेश नहीं हुए और यति नरसिम्हानंद पेश नहीं हुए। तो कपिल देव अग्रवाल का ना जाना और सुरेश राणा का ना जाना ये महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इनके चूंकि एक वर्तमान मंत्री, एक पूर्व मंत्री है। एक पूर्व मंत्री है और दोनों बीजेपी के नेता हैं बड़े वहाँ पे। तो अब ये मामला एक तरह से लाइमलाइट में है पूरा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सारे घटनाक्रमों का, बुढ़ाना का और ये जो दंगे की जो फाइल चल रही है, इसका, बहराइच का, गाजियाबाद का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? क्या इन सब का कोई मीरापुर से कनेक्शन है? क्या कादिर राणा के बेटे की बहू के टिकट पे कोई खतरा है? क्या ऐसा कोई खतरा पैदा हो गया है कि इलेक्शन मीरापुर में हिंदू मुस्लिम में पोलराइज हो रहा है, जिसकी कोशिश बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं? और अगर ऐसा पोलराइजेशन होता है तो इसका बड़ा नुकसान तो जाहिरा तौर पे वहाँ समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा आज की तारीख में। लॉन्ग टर्म नुकसान तो जयंत चौधरी को होगा। बिल्कुल, क्योंकि जयंत चौधरी इस इमेज के नेता नहीं हैं। उन्होंने जो भी ताकत हासिल की है वो हिंदू मुस्लिम एकता के बल पे हासिल की है, और वो जो विधायक उन्होंने जीते थे विधानसभा सीटें, वो सारी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीती थी। तो अगर वो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पे चले जाते हैं, बटोगे तो कटोगे की लाइन पे चले जाते हैं योगी जी के फार्मूले पे, तो निश्चित तौर पे भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि ये सारे घटनाक्रम किस तरफ संकेत दे रहे हैं? एक एक करके मैं आपसे विश्लेषण चाहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस इशू पे, चूँकि ये हॉट इशू है इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इस पर आप बातचीत कर रहे हैं। और इस पर मतलब मेरा नहीं, जो आम लोगों की धारणा है मैं उस पर बात करूँगा। लगातार मेरी बात हो रही है, मैं मीरापुर भी घूम रहा हूँ, मुजफ्फरनगर भी घूम रहा हूँ। मुझे लगता है कि 2013 में जब दंगा हुआ, 27 अगस्त 2013 को जब हत्या होती है सचिन गौरव की, उसके बाद जिस समय नंगला बदौर में पंचायत होती है, पंचायत के बाद अफवाह का दौर चलता है
और फिर जो अग्रेसिव भाषण होता है, भाषण के बाद जो दंगा होता है, उस दंगे में जिन लोगों के हाथ में कमान थी वे तमाम भाजपा के फायर ब्रांड नेता थे, फायर ब्रांड नेता हुए बाद में, वो ऐतिहासिक मतों जीते, इमेज उसी के है बाद ना। बनी हाँ, उनकी। तो ये और वो चुनाव, वो जब 2014 का चुनाव होता है तो आप देखिए कि पूरे देश में मुजफ्फरनगर दंगे की जो वो आँच फैलती है, एक मैसेज आता है और ऐतिहासिक मतों से भाजपा जीतती भी है। अब आप देखिए 10 साल बाद अभी 20 दिन पहले डासना मंदिर होता है, वहाँ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, भाई आप ये बताओ, आपको क्या जरूरत है, आप दूसरे के धर्म पे क्यों उन पे आप टिप्पणी करोगे? भाई आपको दूसरे धर्म पे, जब कोई आपके धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा, आपसे नहीं बोल रहा, तो आप क्यों टिप्पणी करोगे? आप जानबूझ के टिप्पणी कर रहे हो या एक नया परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, इसलिए कि चुनाव है, यहाँ जो है विधानसभा के जो चुनाव होने के चुनाव के लिए आप माहौल गर्म कर रहे हो। आपको क्या जरूरत है भाई, आप उनके पैंगल साहब पर क्यों बोल जाओगे? भाई आप अपनी बात करो। ठीक है, अगर महामंदिर में कोई आपत्ति है, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, प्रशासन को जेल भेजो, सरकार है आपकी, पुलिस प्रशासन अब ने पुलिस भी को आप क्यों करोगे? एक्शन लेने में हाँ। काफी देरी की। अगर जो है जिस वक्त उनका ये बयान आया था और उनके शिष्य जो हैं यादव जी, जब उनका जो बयान आया, तो अगर आते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया होता तो शायद मामला थोड़ा तूल नहीं पकड़ता, उतना लेना चाहिए था ऐसे मामलों में। रिएक्शन हुआ, दूसरे पक्ष में रिएक्शन हुआ, और मुझे लग रहा है बहराइच में, हालांकि घटना तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसका कत्ल तो नहीं होना चाहिए, अगर धार्मिक किस पर टिप्पणी की है तो उसके लिए कानून है, कानून में जाना चाहिए। बहराइच में जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, जो मर्डर हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर मैं अब आज की घटना बुढ़ाना की है, अभी बुढ़ाना में आप बताइए, एक लड़के ने एक टिप्पणी कर दी, भाई क्या जरूरत है, क्यों टिप्पणी कर रहे हो भाई? आप टिप्पणी करके माहौल गर्म हुआ, आप इधर से एक्शन करते हो, उधर से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद में आज तमाम भाजपा के दिग्गज नेता, भाजपा के केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे उस लड़के के घर पे जिसको पुलिस ने उठाया था, कि जो आरोपी उसके घर पहुंचे, हाँ, और वहां आप चैलेंज करते हैं कि भाई इस एक्शन का रिएक्शन होगा, आप 2 दिन का समय दे आते हैं। डॉक्टर साहब, इसके पीछे आपको मैं बताऊं कि चूंकि मीरापुर का चुनाव इस समय हॉट सीट मीरापुर हो चुकी है, और जब से कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबल राणा का टिकट घोषित हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा इनसिक्योर सी हुई है। और हालांकि अब इस समय जो रंग दिया जा रहा है, जो लगातार जगह जगह रिएक्शन हो रहा है, कहीं एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लेके जा रहा है, और वो दूसरी तरफ हमें लगता है इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव है। क्या इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि एक तो अंदरूनी घमासान आरएलडी में टिकट वाला, पहले फॉर्मूला आया था कि साहब बीजेपी का कैंडिडेट आरएलडी का सिंबल, तो ये फॉर्मूला तो पीछे चला गया, राजपाल सैनी का नाम आया था, उसका विरोध हो गया ज़बरदस्त, राजपाल सैनी जी लड़ना चाहते थे चुनाव, उनका नाम आगे भी आ गया था काफ़ी उछल करके, और फिर ऐन वक्त पर जो आरएलडी के नेता हैं वो अड़ गए, तो फिर ये तय हुआ कि साहब कैंडिडेट अपनी पार्टी का होगा, बाहर से नहीं लेंगे। तो अब इसमें घमासान मचा हुआ है गुर्जर और जाटों के बीच में, दोनों लड़ना चाहते हैं, और गुर्जर्स में भी 2 दावेदार हैं, चंदन चौहान हैं और मलूक नागर हैं, वहाँ भी ये मसला फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये इंटरनली क्या सेटल होगा आरएलडी में, और इसका इम्पैक्ट कादिर राणा के टिकट पे क्या पड़ेगा? डॉक्टर साहब, जैसे ही ये हुआ कि राजपाल सैनी रालोद के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी एक रिएक्शन हुआ रालोद के नेताओं में, और रालोद के नेताओं ने उसमें बगावत तो नहीं करी, पर उन्होंने अपने नेताओं से ये बात जरूर रखी, बोले भाई ये कैसे हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पूरा प्रेशर बना दिया उन्होंने कि ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई अब सब भाजपा और रालोद का गठबंधन है, और अगर कादिर राणा की पुत्रवधू चुनाव भी लड़ती है तो उनका ये मानना है कि आज भी भारी यहाँ गठबंधन है। बोले इस तरह क्यों किया जा रहा है कि एक वो इससे नाराज हैं कि भाजपा का प्रत्याशी क्यों होगा, रालोद का सिंबल कैसा होगा। उन्होंने कहा कि सिंबल भी रालोद का होगा और प्रत्याशी भी रालोद का होगा। इस बात का भी उन्होंने विरोध किया कि भाई चंदन सिंह चौहान को उन्होंने, वो पहले विधायक थे, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया बीनौर से, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि चंदन चौहान या गुर्जर परिवार में चुनाव लड़ेगा? सारे पद जो है चंदन चौहान को ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका रिएक्शन, ये सवाल उठ रहा है लगातार। उन्होंने कहा भाई कि सब कुछ दे रहे हो आप बोले हम सब लोग शिद्दत से लड़े, चुनाव लड़ा। मलूक नागर ये दावेदारी पेश कर रहे हैं इंटरनली, जो सोर्सेज का कहना है कि साहब मेरी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, बढ़िया, मैं तो एमपी भी रहा हूँ बिजनौर से, और वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, तो मेरे बेटे या पत्नी को दिया जाए,
तो वो भी प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं पूरा। डॉक्टर साहब वो तो प्रेशर कर रहे हैं, पर एक सवाल है इस बात, देखो पूरा पंचायत का दौर चला मीरापुर विधानसभा में अलग अलग। मीरापुर तो ऐसी विधानसभा है, मैंने जिक्र किया था कि वो तो बेचारी ऐसी है कि उसका कोई वारिस नहीं होता। बाहर के लोग आते हैं, विधायक बनकर चले जाते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि विधायक कौन है। तो इस बार इतना बड़ा मूवमेंट मीरापुर विधानसभा में चला, उन्होंने ये कहा, और तमाम दल उससे डरे हुए हैं। सब दलों को लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि कोई दल हो, बाहरी प्रत्याशियों को वो लोग वोट नहीं देंगे। परेशान जो दूसरा खेमा है वो ये कह रहा है कि सब मलूक नागर तो बाहर ही हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा है, वो तो नहीं, जायज की बात है, वो तो जायज बात है। मलूक नागर भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसमें तो ठीक है। वो मेरठ हस्तिनापुर विधानसभा चूँकि मेरठ की है और वो चुनाव पहले भी लड़े मेरठ का, वो तो ठीक बात है। लेकिन विधानसभा के मामले में लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अब जैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जैसा आज बुढ़ाने की घटना है, दूसरी ओर जो आज न्यायालय में 2013 के जिन पर दंगे के आरोप थे वो तमाम लोग पेश हुए। पेश होने का मतलब कल अखबार में छपेगा, मीडिया में आएगा, ये एक मैसेज जाएगा कि अभी फिर वो जो जख्म थे उन्हें कहीं ना कहीं हरा करने का, वो तो सोशल मीडिया में आ बिल्कुल गया, वो हरा करने का प्रयास है। और हमें लग रहा है कि धीरे धीरे इस पूरे इशू को, बुढ़ाना की घटना ले लो आप, बहराइच की घटना ले लो आप, गाजियाबाद डासना घटना ले लो, कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को उस तरफ मोड़ दिया जा रहा है जो 2014 के आसपास अगर ये मोड़ लेता है, अगर ये इलेक्शन, चूंकि इसमें बैरियर है जैन चौधरी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा अगर वो इस रंग में बह गए, अगर वो इस पोलराइजेशन के सहारे उन्होंने अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करी तो उनको भविष्य में नुकसान हो सकते हैं बड़े। तो मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे में दूसरी तरफ ये खतरा इधर भी है, समाजवादी पार्टी की तरफ भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सफलताएं पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल की हैं वो भी इसी दम पे हासिल की हैं पश्चिमी यूपी में कि कम्युनल नहीं हो पाया कहीं भी इलेक्शन, बॉन्डिंग हुई है, भाईचारे का जो उनका नारा था जैन चौधरी का और समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं स्ट्रोंग रहा, तब ये सफलता मिली। तो अब ये रिस्क फैक्टर तो कादिर राणा के सामने भी बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स अगर रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करें मीरापुर को तो उतना नंबर कादिर राणा के पास अकेले दम पे नहीं है कि वो उसको विन कर पाए अगर ये कम्युनल पोलराइजेशन हो जाता है उस सीट पे। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में क्या अखिलेश यादव ये कैलकुलेशन नहीं लगा रहे होंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अंतिम वक्त पे वहाँ टिकट बदल दें? और मेरे सोर्सेज से मैंने बात की कि ये भी संभव है कि अगर इधर से जाट या गुजर प्रत्याशी आता है तो हो सकता है कि वो दीपक सैनी को फिर से मैदान में उतार दें, जो दीपक सैनी राम अवतार सैनी के बेटे हैं, उनके विधायक के, और बिजनौर से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो जो इलेक्शन के कम्युनल होने का जो खतरा है उसको मिनिमाइज करने के लिए अखिलेश यादव ये दांव खेल सकते हैं। ये पूरी राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है आज। देखिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर इन्होंने ये परसेप्शन बदलने का प्रयास किया और जिस तरह लगातार आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वो आक्रोशित बयान भी दिया, अल्टीमेटम उन्होंने दिया, अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा। गठबंधन इसलिए गठबंधन होगा नहीं, तो दोनों ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन मतलब जो सपा के प्रत्याशी हैं उसे लाभ मिलेगा। लाभ ये मिलेगा कि अभी तक वहाँ गठबंधन भारी है, गठबंधन भारी है। और अगर इन्होंने इंडिया भारी है वहाँ, नहीं अभी तो एनडीए भारी है, हाँ। अभी एनडीए भारी है। और अगर इन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया तो फिर इंडिया भारी इसलिए हो जाएगा कि कादिर राणा की पुत्रवधू को टिकट काट के अगर किसी अतिपिछड़े को सपना टिकट दे दिया, हाँ। तो फिर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों का मैसेज चला जाएगा, पिछड़ा कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा, एक मैसेज ये चला जाएगा जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, हाँ। उन्हें कहेगा कि भाई जो बसपा प्रत्याशी वो भी नहीं जीतेगा, जो असपा का प्रत्याशी वो भी नहीं जीतेगा, अगर ओबीसी का प्रत्याशी है तो वो भी नहीं जीतेगा, कि ये भाजपा गठबंधन जो एनडीए फूट डाला जाता है। लेकिन अगर ऐसा करती है समाजवादी पार्टी और वहाँ आज़ाद समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, ओवैसी की पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, तो क्या वोटों का डिवीज़न नहीं होगा? ये कैसे मान लिया जाए कि फिर इलेक्शन फाइट जो है वो एनडीए के कैंडिडेट की सपा से ही होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज़ाद समाज पार्टी से हो जाए या बीएसपी से हो जाए? 2024 के लोकसभा ने ये तय कर दिया कि अगर इंडिया अलायंस के अलावा कोई प्रत्याशी होगा, वो आज भी लोग समझदार लोग हैं। अभी मैं परसों गया था मीरापुर, तो मेरा जोला गांव है, मैं कवाल के आसपास घूमा, कई लोगों से बात हुई, तो वहाँ जैसे बात चली, हमने कहा भाई ये जो सपा कैंडिडेट है, जब कादिर राणा की पुत्रवधू का टिकट हुआ
कि मुस्लिम कैंडिडेट 3 हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 तो डमी कैंडिडेट हैं। मतलब आप देखिए, जो गांव का, जिसे आप ये मानते हो कि उसे पता नहीं है, उसे ये पता है कि टकराव तो सपा और भाजपा रालोद के बीच ही होगा, ये तो डमी कैंडिडेट है। और जितना भी इन्होंने ये जो माहौल गर्म किया है, जितना माहौल गर्म करेंगे इतना नुकसान गठबंधन को होगा, इंडिया अलायंस को फायदा होगा। आप इंडिया और एनडीए एनडीए को फायदा होगा, सॉरी इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए को जब लाभ है ऐसी, क्योंकि वो सिंबल रालोद का है, आरएलडी का है। आरएलडी नहीं चाहेगा कि ये माहौल क्रिएट हो, क्योंकि नुकसान होना है। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ और एक मुस्लिम मतदाता में ये मैसेज चला गया कि ये हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, और अगर सपा ने टिकट काट कर आगे राणा का और किसी पे इधर दे दिया, तो हमें लगता है कि सपा के नाम पे और कांग्रेस के नाम पे वो मुस्लिम जो मत है वो इधर होंगे, इसका नुकसान गठबंधन को होगा। अच्छा, टिकट बदलने में तो कोई राजनीतिक लोगों को, बड़े नेताओं को मुश्किल होती नहीं, पार्टियां बदलती रहती हैं। और कब बहुजन समाज पार्टी, जो आपने कहा, दीपक सैनी बिजनौर से इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंडिया अलायंस के वो प्रत्याशी थे, सपा से प्रत्याशी थे। और आप देखिए, दीपक सैनी को कोई नहीं जानता था। दीपक सैनी के फादर विधायक हैं, 2 बार के साथ विधायक हैं, उन्हें लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ ये जो लोकसभा है बिजनौर लोकसभा में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ दीपक सैनी के जो फादर हैं, जो विधायक हैं, उनका कोई इंटरफेयर हो या बहुत ज़्यादा लोग जानते हो। आप देखिए, वो इंडिया अलायंस का दम था कि वो 2nd नंबर पर आए। और यहाँ ये जो मीरापुर सीट है, मीरापुर सीट में भी बहुत ज़्यादा जीत का अंतर नहीं रहा। अंतर उसका नहीं रहा जो दीपक सैनी को जानते नहीं थे। ये जो आपने कहा कि ऐसा भी हो सकता है एंड टाइम पे, जो बिजनौर का प्रत्याशी था सपा, उसे अति पीढ़ी के नाम पे सपा कैंडिडेट बना सकती है। और अगर दीपक सैनी कैंडिडेट बने तो आप देखिए, ये जो गठबंधन का वोट बैंक है, इसमें बड़ी सेंधमारी होगी, और ये सेंधमारी उधर चली गई। दूसरा, मतलब एनडीए के वोट बैंक में आप कह रहे हैं सेंधमारी हो जाएगी। बिल्कुल, इंडिया का प्रत्याशी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सपा का बिल्कुल। नहीं, एक परसेप्शन ये हो गया 2024 के चुनाव में, जिस तरह बसपा का हाल रहा, ये मान रहे हैं वहाँ हम लोग, मुस्लिम जो मतदाता है वो भी ये मान रहा है कि बसपा और असपा ये चुनाव नहीं है। चुनाव यहाँ सपा और आरएलडी के बीच में है, गठबंधन के बीच में। और जितना भी ये जितना भी धार्मिक के मामले बढ़ाएंगे, इतना गठबंधन को, एनडीए को नुकसान होगा और इंडिया अलायंस को फायदा होगा। कुल मिलाकर बहुत रोचक मुकाबला होने जा रहा है मुजफ्फरनगर के मीरापुर में, और जबरदस्त हॉट सीट बनी हुई है। इस समय पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि अब ऐसा नहीं होगा। ये जो एक वो तय किया था ना कि भाई सिंबल आरएलडी का होगा और प्रत्याशी भाजपा, अब ऐसा नहीं होगा। अब सिंबल भी आरएलडी का होगा और प्रत्याशी भी आरएलडी का होगा जी। क्योंकि जिस तरह नाराजगी है, ये नए डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच में, और तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। पार्टियों के भीतर घमासान मचा हुआ है। हरेन मलिक, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि हरेन मलिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप को कन्विंस कर रहे हैं कि पोलराइजेशन हो सकता है सुम्बुल के टिकट में, चुनाव मैदान में आने से, तो टिकट बदल सकती है सपा रणनीति के आधार पर। अभी बदलाव हो सकते हैं बहुत सारे। इन संभावनाओं पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और आपके पास बहुत सारी खबरें होंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विभिन्न पार्टियों की टॉप लीडरशिप के टच में होंगे, उनके कार्यकर्ताओं के टच में होंगे। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका कैलकुलेशन क्या है, आपका आकलन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपके जो सजेशंस हैं, आपकी जो राय है, वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, और सेव इंडिया न्यूज़ को भी, राजेश शर्मा जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारा पॉलिटिकल कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।